सास का घूंघट पार्ट 3। अब तक हमने देखा कि देविका की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं और जोगिंदर ने घर के मेन गेट पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। लेकिन देविका की सास विमला पहली बार घूंघट उठाकर समाज के बनाए नियम का उल्लंघन करती है और देविका की जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। मैं भी देखती हूँ मेरी बहू को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। देखो सचिन के बापू, दरवाजे की चाबी दे दो मुझे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? पहले सर पर पल्लू रखो और अंदर जाओ। आज तक मैंने आपका हर गलत फैसला सर झुकाकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी बहू की किसी भी कीमत पर जान बचानी है। मुझे चाबी दे दीजिए। पिताजी, माँ ठीक बोल रही है, चाबी दे दीजिए ना, नहीं तो देविका नहीं बचेगी। देविका मरती है तो मर जाए, लेकिन यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तुम सारी औरतों को इस देविका नाम की बीमारी ने पागल कर दिया है और इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज करना आता है मुझे। वीना बेटी, सुजाता बहू, जाओ अंदर से देविका को लेकर आओ। विमला ये बोलकर अपने पति के हाथ से चाबी छीन लेती है। तभी महेंद्र विमला का हाथ पकड़कर चाबी विमला से छीन लेता है। भाभी, घर के मर्दों से टक्कर लेकर आप अच्छा नहीं कर रही हो। ये इस घर के संस्कार नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर कम्मू अपने पति के हाथ से चाबी छीनकर कहती है, इस घर के संस्कार क्या है हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आज इस घर का दरवाज़ा खुलकर रहेगा और देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। भाभी, ये लो दरवाज़ा खोलो। विमला ताला खोल देती है। तभी वीना और सुजाता देविका को लेकर आ जाती हैं। घर की सारी औरतें देविका को लेकर घर से जा रही होती है कि तभी सुजाता का पति मोहन उससे कहता है, सुजाता, तुम देविका को लेकर इस घर से निकल तो रही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस इस घर में मत आना। मैं देविका के साथ अस्पताल भी जाऊंगी और वापस इस घर में भी आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। देखता हूँ कैसे इस घर के अंदर कदम रखती हो और कौन तुम्हारी मदद करता है। कानून मेरी मदद करेगा और कारट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। मोहन को अपनी पत्नी से इस तरह बात करता देख कल्याण वीना से कहता है, वीना, तुमने देविका का साथ देकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम अभी भी इसके साथ गई तो अपना और मेरा रिश्ता खत्म समझना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए। तुम खुद घर जमाई बनकर मेरे घर में रह रहे हो। कभी 100 रुपये की साड़ी दिलाई है मुझे। मेरे आने से पहले मेरा घर छोड़कर निकल जाना, समझे। ये बोलकर वीना और घर की सभी औरतें देविका को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जल्दी से देविका का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो गुस्से से कहता है, ये क्या किया है तुमने? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी बहू की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी आपने उन्हें हॉस्पिटल लाने में इतना लेट कर दिया। आपको 3 दिन पहले ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। हमसे गलती हो गई डॉक्टर साहब, लेकिन आप जल्दी कुछ करिए। हमारी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आप सोच लो किसे बचाना है। डॉक्टर साहब, आप देविका को बचाइए, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें देविका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इनके पति को बुलाइए, हमें कुछ पेपर पर साइन करवाने हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी औरतें सोच में पड़ जाती हैं। तभी वीना कहती है, डॉक्टर साहब, इनके पति नहीं आ सकते। ये इनकी सास है विमला देवी, आप इनसे साइन करवा लीजिए। लेकिन पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है, इनके पति है कहाँ? वो अपने आदमी होने का धर्म निभा रहा है। पति धर्म के बारे में उसे कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, वो नहीं आएगा। क्या क्या करना है आप मुझे बताइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर देविका का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो कहते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, देविका भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। डॉक्टर, बेटा हुआ है या बेटी? बेटा हुआ है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन तक देविका उसी हॉस्पिटल में रहती है और उसके ससुराल की औरतों ने उसका बहुत ध्यान भी रखा। अब देविका कुछ हद तक ठीक हो गई। डॉक्टर ने देविका को घर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सभी सोच में पड़ गए। हम भाभी को घर ले तो जाएं, लेकिन माँ, आपको घर का माहौल पता है ना। देविका भाभी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। भाभी वहाँ आराम नहीं कर पाएंगी और पता नहीं घर के सारे आदमी हमारे साथ क्या करेंगे।
माँ, क्या हम डॉक्टर से बात करके देविका को थोड़े दिन और यहाँ नहीं रख सकते? जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। ये बात सुनकर विमला सोच में पड़ जाती है। तभी कम्मो कहती है, तुम दोनों ठीक कह रही हो, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। कम्मो डॉक्टर से बात कर लेती है और देविका कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। देविका अपने बच्चे को गोद में लिए बाकी औरतों के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन घर के सभी आदमी उन्हें दरवाजे पर ही रोक देते हैं। खबरदार, तुम में से कोई भी औरत अगर घर के भीतर घुसी, अगर तुम घर में कदम रखोगी तो घर अपवित्र हो जाएगा। घर हमारे कदम रखने से अपवित्र नहीं होगा, बल्कि आपकी गंदी सोच की वजह से घर क्या, अरे पूरा समाज अपवित्र हो रहा है। सुजाता, मैंने मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए। अब एक काम कर, जैसे यहाँ आई है वैसे ही यहाँ से सीधा अपने मायके लौट जा। क्यों जी, क्यों चली जाऊँ मैं अपने मायके? मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। अगर आपने मुझे इस घर में आने से रोका तो मैं आपकी पुलिस में शिकायत कर दूँगी। वीना, इन सब की तरह तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। सज़ा बाद में देना, पहले मेरे घर से बाहर निकलो। खुद पूरी ज़िंदगी में एक घर नहीं खरीद पाए और मुझे सबक सिखाने की बात बोल रहे हो। देखो वीना, तुम इस घर की बेटी ज़रूर हो, लेकिन कल्याण इस घर में ही रहेगा। उसने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना सचिन का। देश के कानून ने मुझे ये हक दिया है। अगर मैं चाहूँ तो कोर्ट का सहारा लेकर इस जायदाद का आधा हिस्सा ले सकती हूँ। और हाँ कल्याण, तुमसे तलाक भी ले सकती हूँ। वीना, देविका के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। और कम्मो, मैंने तुमसे कितना मना किया, घर से बाहर मत जाओ, देविका की मदद मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस घर से और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। ये कदम उठाकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये कदम तो मुझे उस समय उठाना चाहिए था जब मैं माँ बनने वाली थी। आपके झूठे अहंकार और गलत नियमों की वजह से मैंने अपने दो बच्चे खो दिए। अगर उस समय मैं दाई अम्मा से इलाज ना कराती और हॉस्पिटल चली जाती तो सचिन के बराबर मेरे भी 2 बेटे होते। सभी पति इस बात पर अड़े हुए थे कि वो अपनी अपनी पत्नियों को घर के अंदर नहीं आने देंगे। देविका बहुत देर तक सबकी बातें सुनती रही। फिर उसने अपने पति से कहा, सचिन, तुम्हारे घर के आदमियों की बात तो मैंने सुन ली, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? देविका, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था सचिन, तुम्हारा यही जवाब होगा। मुझे अपने आप पर हैरानी है कि मैंने बिना रीढ़ की हड्डी वाले आदमी से प्यार ही क्यों किया, शादी क्यों की। अब मैं आप सबसे बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हमें अंदर आने दे रहे हो या नहीं, या मैं पुलिस को फ़ोन करूँ? देविका, आज तक हमारे गांव में पुलिस ने कभी कदम नहीं रखा और तू हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस को लेकर आएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? आज तक इन औरतों ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था और 2-4 दिन में तूने इन सबको इनके अधिकार भी याद करा दिए। अब तो तुम बिल्कुल इस घर में नहीं आ सकते। घर की औरतें घर के बाहर खड़ी थी और घर के आदमी घर के दरवाजे पर। उनकी लड़ाई देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। देविका को अस्पताल पहुंचाकर घर की औरतों ने काम तो अच्छा किया। इस काम से देविका और उसके बच्चे की जान भी बच गई, लेकिन इनकी जान बचाने की कीमत घर की औरतों को कैसे चुकानी होगी, इसके लिए आपको आने वाला एपिसोड देखना होगा। और हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि देविका के साथ बाकी औरतों को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें घर के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना चाहिए या फिर वो घर छोड़कर चले जाना चाहिए? सृष्टि बचपन से ही दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है।
ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना। किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना। शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों? बोलो। अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा, मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना। और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है।
जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। कामकाजी बहू। रवीना के 2 बच्चे थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती, लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार काम। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है, जब मन करा सोए, जब मन किया खाए। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अच्छा माँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। जी मम्मी जी, कोई काम है क्या आपको? क्या हुआ? रवीना बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के मजे लेती है, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? आपको क्या समझाऊं, छोड़िए। माँ, काम करना भी जरूरी है। मजबूरी नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो कम से कम घर का काम कर ले। बहू काम शुरू करती है। बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है, मम्मी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजिए, मैं घर का काम कैसे करूं? जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ। तुझे बताऊं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं, बच्चा तो सोता रहता है। अब देख लिया। खैर, बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी। ला, बच्चा मुझे दे और काम कर। बहू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो मन में सोचती है, बात तो सही है, बच्चे के साथ घर का काम करना असंभव है। वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसकी सहेली उससे कहती है, यार तू तो बड़ी लकी है,
तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है, बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे क्या लकी, बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हूँ वो अलग। हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है। जा अपना काम कर। अरे फिर भी ये तो है, यहाँ हमारे बच्चे को मैं क्रैश में छोड़ती हूँ, हर पल डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा। खैर चल, मुझे क्या। बहू घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है। वो माँ को देखकर खुश हो जाता है। बहू मन में सोचती है कि बात तो सही है, सासू माँ सारा दिन काम करती है, मैं ऑफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ। वो सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी थक गई आप? और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उम्र भी नहीं रही। लेकिन चल तू बता, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बहू कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है। अरे आज सूरज कहाँ से उगा है, तू पहले उठ गई? चल अच्छा किया, मरने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली। चलो अब चलकर किचन में लगूं। माँ जी, आपको आज से काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने की ज़रूरत नहीं है मतलब? क्या तू करेगी आज से सारा काम? इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूँगी, ना ही आप करेंगी, बल्कि ये करेगी। तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है। ये कौन है बहू? माँ जी, ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं समझ पाई कि आप थक जाती हैं। आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए। और सास बहू बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं।